नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम ऑनर्स पार्ट 2 में जो बायोजोग्राफी का पेपर है उसमें हम ऑलरेडी बायोम्स कर रहे हैं और 3 बायोम हम पढ़ चुके हैं, उसके डिवीज़न के बारे में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है और पीडीएफ में मैंने आपको इसके सारे नोट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं। आपको किताबों में भी ये मिल जाएगा, पर नोट्स जो हैं वो कंपाइल किए हुए हैं, इसलिए आप उनको एक बार देख लीजिएगा। आज हम रूम सागरीय बायोम की बात करेंगे। अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार को देखें तो रूम सागरीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इस बायोम के अंतर्गत रूम सागर के किनारे फैले हुए जो यूरोपीय भाग हैं, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का रूम सागर तटवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका में सुदूर दक्षिण पश्चिम का भाग और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग जो होते हैं वो इस रूम सागरीय जलवायु में आते हैं। मैं एक मैप भी आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, उस मैप में भी आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर हम इसकी जलवायु की बात करते हैं तो इस प्रदेश की जलवायु की विशेषता यह है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है, वो शुष्क होता है और जो शीतकाल होता है वो आर्द्र होता है या आर्द्र शरद काल भी हम इसे कहते हैं। इस काल में तापमान जो है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच में रहता है और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच में रहता है। तो ये जो वार्षिक तापांतर है वो 15 से 17 सेंटीग्रेड तक होता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 370 से 660 मिलीमीटर तक हम यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा मानते हैं। वर्षा शरद काल में होती है और गर्मियाँ शुष्क रहती है। अपने आप में ये एक अलग ही प्रकार का इसका क्लाइमेट का सेटअप है। उसका परिणाम क्या निकलता है कि ग्रीष्म काल में पौधों के लिए जल की निहायत ही कमी हो जाती है। ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती और वाष्पीकरण की दर नेचुरली अधिक होती है, तो उससे क्या होता है कि जो रही सही नमी होती है ज़मीन में, पौधों में, वो भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें वनस्पति की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। अगर हम यहाँ वनस्पति समुदाय की बात करें तो शरदकालीन और बसंतकालीन वर्षा के द्वारा जल जो होता है वो मिट्टी की नमी को बढ़ा देता है और बसंत काल में वनस्पतियों में सर्वाधिक वृद्धि होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, तापमान भी उनको वृद्धि के लिए उपयुक्त मिल जाता है और नमी की मात्रा भी उस समय उपस्थित होती है। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा जो इसका अच्छा इसको डेवलप करने का टाइम होता है वो ये टाइम होता है। वनस्पति अच्छी इस समय विकास करती है। इस बायोम की वनस्पतियों की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन कर सकें। हमने जब डार्विन्स थ्योरी पढ़ी थी तो एक ये बात पढ़ी थी कि जो भी वनस्पति या जीव जंतु होते हैं वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से यहाँ की वनस्पतियाँ जो होती है उन्होंने ग्रीष्म काल में शुष्कता को सहन करने की अपनी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर लिया है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ये जो यहाँ की पत्तियाँ होती हैं मोटी और कठोर होती हैं और जो पेड़ के तने होते हैं उनकी छाल मोटी होती है। परिणाम स्वरूप पानी बहुत बाहर नहीं, नमी जो है उसका बहुत ज़्यादा हास यहाँ पर नहीं होता है। पादप समुदाय में वृक्ष और झाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। अधिकांश पादप जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं। झाड़ियों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे जो यूरोप का जो भाग है या यूरोपियन रूम सागरीय बायोम का भाग है, मार्शविस या माचिया, कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिणी अमेरिका में इसे फिम्बस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग हम क्षेत्रों की भी बात करते हैं वनस्पति की, तो जो यूरोपीय रूम सागरीय बायोम है इसमें वनस्पति के 3 लंबे स्तर पाए जाते हैं। ऊपरी स्तर पर ओक के वृक्ष होते हैं,
उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। ओक के जो वृक्ष होते हैं इसमें दो प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। एक तो सदाबहार होते हैं जो वर्ष पर्यंत हरे रहते हैं, और एक पर्णपाती ओक भी होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ऊंचाई के साथ वृक्षों का क्रम बदलता रहता है। नीचे सदाबहार ओक होते हैं और बढ़ती ऊंचाई के साथ पर्णपाती ओक, बीच, पाइन और फर, इसका क्रम पाया जाता है। दूसरा स्तर जो होता है वो झाड़ियों का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा माचिया नाम की जो झाड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में इनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर और उसके आसपास रहती है। इससे गोंद, रेजिन, रंग, ये सारी चीज़ें इन्हीं झाड़ियों से प्राप्त की जाती है। लगातार पशु चारण, जलाने और कटाई के द्वारा जो ये घास होती है इसका रूपांतरण हो गया है, इसको हटा दिया गया है। और इसके द्वारा मतलब मानव जो है इसका बहुत ज़्यादा विदोहन कर रहा है, इसलिए इसका रूप में परिवर्तन आ रहा है। और नीचे जो है वो इसके शाकीय पौधों का आवरण रहता है। फिर हम बात करते हैं उत्तरी कैलिफोर्निया की। इसमें सर्वाधिक वृक्ष जो होते हैं वो ओक के और चैपरल की झाड़ियाँ होती है। ये इस क्षेत्र के जो ओक के वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई 6 से 23 मीटर तक होती है। इनका तना छोटा होता है और ऊपर जो होता है वो एक कोन के आकार का इसका स्वरूप होता है। निचला भाग इस क्षेत्र में नीचे घास के मैदान से पाई जाते हैं, या निचला स्तर जो है उस पर घासें पाई जाती है। अफ्रीकी रूम सागरीय बायोम की बात करें तो इस वनस्पति में छोटे छोटे फूल वाले पौधे सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसमें प्रमुख है एरिक, इसीरिया, लेबेरिया, निफोरिया, ये सारे जो होते हैं ये फूल वाले पौधे होते हैं और इस क्षेत्र में फैले होते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में कड़ी और मोटी पत्ती वाली घास मिलती है जिन्हें फिनबस के नाम से, लोकल नेम जो है इसका फिनबस के नाम से इसको पुकारा जाता है। मानव के द्वारा बहुत ज़्यादा शिकार और वनों को काटने के कारण यहाँ पर थोड़ा वनस्पति का आवरण जो है वो कम हो गया है, और कुछ जो मूल यहाँ के जंतु थे वो भी अदृश्य हो गए हैं। उदाहरण के लिए एक ज़ेब्रा के प्रकार का जानवर होता था, क्वग्गा कहते थे उसे इस क्षेत्र में, वो ऑलमोस्ट विलुप्त सा ही हो गया है। फिर हम ऑस्ट्रेलियाई रूम सागर बायोम की बात करते हैं। इस बायोम में यूकलिप्टस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम भारत में भी ये वृक्ष बहुत देखने को मिलता है। हम जानते हैं जिसे सफ़ेदे का पेड़ भी शायद हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं। ये सदाबहार वृक्षों में होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर और उससे भी अधिक होती है। और ये जो पेड़ होता है ये बड़ी मात्रा में ज़मीन से नमी को सोखने की क्षमता रखता है। फिर हम इस क्षेत्र के जंतु जगत की बात करते हैं तो रूम सागरीय बायोम के विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के समान ही जंतु समुदायों में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसका जो लोकेशन है उस लोकेशंस के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया, चिली में बड़े स्तनधारी जंतु या जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिसमें खच्चर, हिरन, चिलियन ग्वानको जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ग्वानको के आहार पोषण की आदत में अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और वह घास चरने वाला जानवर हो गया है। अन्य अगर हम और जानवरों की बात करें तो गिलहरी, चूहा, ये बहुत बहुतायत से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर कई जानवर ऐसे हैं जिनका विलोपन भी हो गया है या वो दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि यूरोप के लोगों ने यहाँ कृषि विकास के लिए मूल वनस्पति का सफाया कर दिया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती है और उसके लिए वो वनों को भी काटता है, ज़मीन को भी साफ़ करता है, जिसका परिणाम क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर ये सारी वनस्पतियाँ, मूल वनस्पतियाँ नष्ट हो गई हैं। क्वांगा जो अफ्रीका का एक गधा सदृश जानवर था वो भी अब धीरे धीरे विलोप हो रहा है। बोंटाबॉक एक प्रकार का हिरन होता है, वो भी बहुत दुर्लभ हो गया है और वो भी ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में रूम सागरीय बायोम में थैलीदार जंतुओं में कंगारुओं की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है और
पक्षी भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें हनी ईटर्स, रेन्स और रॉबिन आदि पक्षी प्रमुख हैं। अगर हम मानव हस्तक्षेप की बात करते हैं तो मनुष्य ने सदा ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो बायोम है या किसी भी बायोम में बहुत नेगेटिव रूप से इफ़ेक्ट किया है, और प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगने की समस्याएं पिछले सालों में हम बहुत देख रहे हैं, और वनस्पति को जलाने से पारिस्थितिक की ये जो तंत्र है उसको बहुत नुकसान हुए हैं। फ़ायदे में तो ये फ़ायदा है कि पौधों की अधिकांश प्रजातियां जो है वो हटाकर हम वहाँ पे कृषि कार्य कर रहे हैं, और नुकसान ये है कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो समूल नष्ट हो गई हैं, और हमने अपनी खेती के लिए वनों का जो सफाया किया है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में भी इम्बैलेंस हो गया है, जो कि बहुत ही एक घातक चीज़ है जिसको वापस ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आग लगने का कभी कभी एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि इस क्षेत्र में पौधों की जड़ों में कई विषैले यौगिक भी लग जाते हैं, और आग से वो यौगिक अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु फिर भी यहाँ पर भी अनियंत्रित चराई के कारण, वनों को काटने के कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो ये प्रदेश है इसमें वनस्पति को बहुत हानि पहुंच रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानव हस्तक्षेप है ये कुछ हद तक एक नेगेटिव असर यहाँ के परिस्थितियों पे डाल रहा है। वो जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है, वो वनस्पति को भी हानि पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो पर्यावरण का बैलेंस है उस बैलेंस को भी हानि पहुंचा रहा है। तो अगर हम भूमसागरीय बायोम की बात करें तो मोटी बात क्या है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, और अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ इसका विस्तार है हर क्षेत्र की अपनी अलग क्वालिटीज़ और अलग जीव जंतु हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बायोम है इसका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप इनको पढ़ते जाइए, और अपने अगले लेक्चर में हम शीतोष्ण घास बायोम प्रदेश की बात करेंगे। थैंक यू।